बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। मैंने सोचा कि आज तक इतने दिन छुट्टियाँ हो गई हैं, मेरी आवाज़ कुछ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ बैठी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ऐसे लग रहा है मैं चीख के बोल रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में शुक्र है नॉर्मल आवाज़ निकल रही है जी। आज प्रोग्राम के आगाज़ में जी हमने मुल्क भर में जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसके हवाले से बात करनी है। एक बड़ी समहाउ चैलेंजिंग सूरत हाल से गुजर रहा है, जहाँ तरमीमी ऑर्डिनेंस ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पंजाब की बात करें 2025 के ख़िलाफ़ जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि पहले ही बढ़ते हुए अखराजात जो हैं, लेवीज़ हैं, डीज़ल की कीमतें हैं, उसने सनत को शदीद दबाव में डाल के रखा हुआ है। ऐसे में नए और भारी जुर्माने आयद होना उनके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। साथ साथ उनका मौक़िफ़ ये भी है कि सिर्फ जुर्माने गैर मुतवाज़न नहीं हैं, बल्कि ड्राइवर्स के साथ भी बड़ा सख्ती के साथ जो रवैया है या सख्त रवैया है उसको अपनाया जा रहा है। और ये सबसे अहम ये कि उन्हें किसी भी मरहले पर एतमाद में नहीं लिया जाता। हड़ताल के बायस मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जी ट्रांसपोर्ट मअतल होने से जो शहरी हैं उनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकरात है उसका पहला दौर बेनतीजा ख़त्म हो गया, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक जो अगला दौर है वो आज दोपहर 2 बजे मुतवक्के है। दूसरी जानिब जी ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल है उस पर IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि महज़ब मुआशरों में कानून की पाबंदी की हौसला अफजाई की जाती है, ना कि हड़तालों की। आज हम इसी हवाले से अपने जो शहर है वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंट से तफसीला लेते हैं। अहमद हसन हमें लाहौर से ज्वाइन करें और उस्मान मुग़ल हमें रावलपिंडी से ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले रुख करते हैं जी लाहौर का, जहाँ पर अहमद हसन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़रा हमें बताइएगा ये मामला हुआ क्या है, क्योंकि हम तरमीमी ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पंजाब की बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर बहुत अरसे से कुछ बात हो रही है और जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं, दीगर चीज़ें भी हो रही है। अब ये ट्रांसपोर्टर्स ने जो हड़ताल का ऐलान किया है, इस पे बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें अर्मिला, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 2025 हुकूमत ने मंजूर किया था, जिसके बाद कानून में जो है वो सख्ती कर दी गई, भारी जुर्माने जो हैं आयद किए गए हैं। मजमूई तौर पर तकरीबन 2000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक जो है वो जुर्माने किए जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि मोटरसाइकिल है आपके पास या आपके पास ट्रक है, उस हवाले से जो है ये जुर्माने जो हैं वो किए जा रहे थे। इस हवाले से ताजिर तंजीमें हों या ट्रांसपोर्टर तंजीमें सख्त परेशानी का शिकार दिखाई दे रही थी, क्योंकि मुल्क का आपको पता है कि ताजरों का भी ये कहना है कि जो मुल्क में तमाम कारोबार चलता है वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलता है, और अगर ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी तो मुल्क का जो पहिया है वो बैठ जाएगा। तो इस वक्त जो है जुज़वी तौर पर हड़ताल का ऐलान जो किया गया था उसका आगाज़ बाकायदा तौर से लाहौर से कर दिया गया है। मैं इस वक्त लारी अड्डा पे मौजूद हूँ, जहाँ पे मुतअद्दिद जो ट्रांसपोर्टर्स के शेड हैं वो बंद हैं, जबकि मुसाफिर जो हैं वो इंतहाई कम हैं। इस हवाले से जब हमारी ट्रांसपोर्टर से बात हुई थी तो उनका यही कहना था कि मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस जो है उसने हमारे लिए सख्त परेशानियाँ जो हैं वो बना दी हैं। ख़ास तौर पर जुर्माने जो हैं वो इतने ज़्यादा कर दिए गए हैं कि अब उनके लिए सड़कों पर गाड़ियाँ चलाना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। इस हवाले से 8 दिसंबर की जो थी वो कॉल दी गई थी, और 12 हुकूमत के साथ जो थे मुज़ाकरात भी इस हवाले से जारी थे। एक दौर जो है वो रात गए भी जारी रहा, जिसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं बिलाल अकबर वो मौजूद थे, जबकि मुतहदा ट्रांसपोर्ट ऑनर्स जो थे उनके दरमियान ये मुज़ाकरात हुए, और मुज़ाकरात में जो था ये बात तय पाई कि आज जो है उसका दूसरा दौर भी होगा। इस हवाले से ट्रांसपोर्टर तंजीमों का ये कहना था कि जितने भारी जुर्माने किए गए हैं वो अब ये अदा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मुतअद्दिद मोटरवेज़ GT रोड्स के हवाले से, तो वहाँ पर मुतअद्दिद जो है इस ऑर्डिनेंस के बाद चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहाँ पे मोटरवे पुलिस मौजूद है, जहाँ पर पंजाब पुलिस मौजूद है, वार्डन्स मौजूद हैं। तो ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जब उनकी बस अड्डे से निकलती है तो रास्ते में मुतअद्दिद जगहों पर उनको रोका जाता है, जहाँ पे 5,000 से 20,000 के दरमियान जो है वो जुर्माने किए जाते हैं। और एक दिन में ऐसा भी देखने में आया है कि तकरीबन एक बस को 3 से 4 जगह पर जो है वो जुर्माने किए गए थे, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर जो है सख्त परेशानी का सामना कर रहे हैं।
इस हवाले से जब हमारी बात हुई, हमने उन्हें ये भी बताने की कोशिश की कि मुअज़्ज़ज़ माशरों में जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो कानून बनाए जाते हैं उस हवाले से जो है वो मिल बैठ कर बातचीत की जाती है। तो ट्रांसपोर्ट हज़रात का यही कहना है कि हमारा जो बेसिक मसला है वो यही है कि हुकूमत ने ये ऑर्डीनेंस बनाते हुए ना तो हमसे कोई मुशावरत की, ना हमसे कोई बात की, जिसकी वजह से जो है हमें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त शहर की सूरत हाल ये है कि जुज़वी तौर पर इस हड़ताल का जो ऐलान किया गया था वो बाकायदा तौर पर शुरू कर दी गई है। मुतअद्दिद जगहों पर मुसाफिर भी हमें खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुसाफिर जो हैं वो आम दिनों में, क्योंकि आज पीर है और पहला रोज़ है काम का, तो बड़ी तादाद में शहर में जो है वो लोग आते हैं, लेकिन हमें बहुत कम जो है वो लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वाले से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर नज़रसानी करे और ये जो बढ़ते हुए जुर्माने हैं इनको कुछ कम किया जा सके। जी अच्छा अहमद, अब इनका दोबारा से जो हुकूमत के साथ आपने कहा जैसे पहले भी 2 राउंड्स हो चुके हैं मुज़ाकरात के, आज तीसरा राउंड भी एक्सपेक्टेड है और इन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल के हवाले से कहा है। अब ज़ाहिर है जो लोग ट्रैवल करते हैं या ट्रांसपोर्ट के हवाले से लोगों ने दूसरे शहर भी जाना है, कम्यूट भी करना है, और रोज़ाना की जहां आप लारी अड्डे का जिक्र करें यहाँ पे तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं, और अगर ये यहाँ पर वीरान पड़ा है तो इट मीन्स के लोगों को बड़ी मुश्किलात होंगी। तो क्या लगता है जी कि मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि IG पंजाब के मुताबिक और जो आपने भी कहा है कि ज़ाहिर है इनकरेज तो किया जाता है कि ट्रैफिक की कवानीन की पासदारी की जाए, बट समहाउ अब ये वाले मामलात भी अपनी जगह पे मौजूद हैं। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि अगर हम बात करें मोटरसाइकिल से ही हम शुरू कर लेते हैं तो जुर्माने 2000 रुपये तक किए जा रहे हैं, लेकिन बात यह है कि इन जुर्मानों के बदले अगर थोड़ी सी सेंस दी जाए कि हमने रोड पर निकलते हुए क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, हेलमेट पहनना है, साइड मिरर्स लगाने हैं, तो शहरियों को ये कहना है कि हमें ये भी बताया जाए, हमें आगाह किया जाए कि भाई रोड पर निकलते हुए किस तरह चलना है। और इसी तरह जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका भी ये कहना है कि पहले उन्हें आगाह किया जाए, उनको मसाइल बताए जाएँ कि ये मसाइल जो हैं वो आपकी वजह से पेश आ रहे हैं, जिस पर हम अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुकूमती मौक़िफ़ जो है, हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इनको बारहा बताया गया है, इनको बारहा कहा गया है, लेकिन ये अमल दरामद नहीं करते, जिसकी वजह से अब जो है सख्ती से अमल दरामद इस हवाले से कराया जाएगा। शहरी जो है वो खासे नाराज़ नज़र आते हैं। उनका ये कहना है कि मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाला जो शहरी है वो मुतअद्दिद बार जो है वो 2-2 हज़ार रुपये के चलान देता है, जिससे उनका घर का शेड्यूल भी मुतासिर हो रहा है। और काफ़ी शहरी हमें परेशान दिखाई दिए, और उनका ये कहना है कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो 5, 6, 10 की टोलियों में खड़े होते हैं और वहाँ पर जो है वो जुर्माने करते हैं, ना तो हमें कोई गाइड किया जाता है। और इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, हैरत अंगेज़ तौर पर जैसे ही मोटरसाइकिल व्हीकल्स के 2000 रुपये के जुर्माने किए गए, तो आप मार्केट का रुख करें, जो हेलमेट तकरीबन 1000 रुपये का था वही हेलमेट जो है वो 3000 से लेकर 8000, 10,000 में, क्योंकि उनके भी प्राइसेस जो हैं बढ़ा दी गई थी। तो इस हवाले से काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब आपने बात की मुज़ाकरात की, तो रात के हम ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के साथ राब्ते में थे। तकरीबन 1 बजे तक ये दौर जो है वो चलता रहा, लेकिन कोई भी इसका खातिर खा जो है वो अंजाम नहीं हो सका। और आज इसका दूसरा दौर जो है तकरीबन दिन 2 बजे शुरू होगा, और उसमें देखना ये है कि क्या बात होती है। लेकिन ट्रांसपोर्टर तंजीमों का ये कहना है कि अगर हुकूमत हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे, कुछ हम उनको अपनी बताएँ, कुछ वो हमें अपनी बताएँ, ताकि इस मसले का जो है एक बाकायदा हल निकाला जाए। उनका ये कहना है कि जुर्माना करना जो है ना वो कोई हल नहीं है। अगर जुर्माने इसी तरह ज़्यादा बढ़ाए जाएंगे तो उनका कहना है कि उन्हें फिर किराए भी जो हैं वो भी बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जेब से तो है ये चीज़ें देनी नहीं है, जिससे फिर एक इजाफी बोझ जो है वो मुसाफिरों पर भी पड़ेगा। इसके हवाले से मैं अगर आपको बताऊँ तो पहले ही माशी सूरत हाल जो है इंतहाई ख़राब है। ताजे तंजीमें जो हैं वो सख्त परेशान दिखाई देती हैं। अगर ये पहिया जाम हड़ताल मुल्क भर गिर हो जाएगी तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट बंद कर दी जाएगी, जिसके बायस जो है वो शहर में दबाव भी पड़ेगा, जिसमें चीनी, आटा, गंदम, दीगर मसाला जात जो है उनकी कीमतें भी बढ़ने का खर्चा है। तो आज देखना ये है कि ये जो दौर 2 बजे शुरू होगा ये कहाँ जाकर ख़त्म होता है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अहमद हसन आपका कि आप इस हवाले से बता रहे थे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन हमारे साथ मौजूद थे। जी, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने हड़ताल का ऐलान किया है। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा दोपहर 2 बजे के करीब। आज जो भी मज़ीद डेवलपमेंट होगी इस हवाले से बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। बात करेंगे पाकिस्तानी वेट लिफ्टर काशिफ रेहान की, जिन्होंने आलमी मुकाबलों में मुल्क का नाम तो रोशन किया है,
श्रीलंका में जी मुनक्किदा वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग मुकाबले में काशिफ रेहान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। काशिफ रेहान ने जी डेड लिफ्ट में 160 किलोग्राम और स्क्वाट में 150 किलोग्राम और मजमूई तौर पर 310 किलोग्राम वज़न उठाकर इंटरनेशनल सतह पर हम कहें तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन की है। लेकिन सबसे हैरानगी की बात है या अफसोस की बात है कि काशिफ ने ये कामयाबी उधार पैसे लेकर मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद हासिल की है। आज जो उनकी मेहनत कह ले, अज़्म कह ले, उसकी मिसाल तो है, लेकिन कितनी अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे प्लेयर्स, हमारे ऐसे हीरो जो कि इतने मुश्किल और नामासाइद हालात ही कह लें उसमें जाते हैं, खेलते हैं, मेडल्स लेते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं और हमें अफसोस भी होता है जब हम ऐसे लोगों से बात करते हैं। काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद इस कामयाबी के लिए। हाँ, मैं आपसे श्रीलंका में होने वाले कंपटीशन के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगी, कैसा था ये कंपटीशन, आपकी पार्टिसिपेशन कैसी रही, आपने गोल्ड मेडल जीता? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मुझे यहाँ कर मौका फराहम किया कि मैं आपके न्यूज़ चैनल पर, टीवी चैनल पर आऊँ। श्रीलंका का कंपटीशन हुआ था 27 नवंबर से 30 नवंबर था। तो इसमें दुनिया के काफ़ी ममालिक के लोग आए हुए थे, खिलाड़ी आए हुए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। हमने भी बलूचिस्तान से हम 2 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, बाकी 3 जो है ना वो 3 और 5 पंजाब से थे। तो बड़ा अच्छा लगा हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का। ये मेरी दूसरी दफ़ा है कि मैंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में हिस्सा लिया बिल्कुल ठीक है। और पाकिस्तान के लिए 102 केजी के कैटेगरी में गोल्ड मेडल विन किया। चलें, बहुत ज़बरदस्त। काशिफ साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे ये बात पूछ भी रही हूँ, ये वैसे ही बड़े अफसोस की बात है कि आप जैसे प्लेयर को, जिन्होंने इतने कम रिसोर्सेज होने के बावजूद जाकर खेला है, पार्टिसिपेट किया है, मेडल जीता है, उधार लेकर जाना ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, और ये बड़ा मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए समहाउ। जी हाँ, बिल्कुल मुश्किल होता है क्योंकि मुझे जो है ना शुरू से, बचपन से जो है ना वेट लिफ्टिंग या रेसलिंग का शौक था। तो मैं इस तरफ आया। रेसलिंग तो बलूचिस्तान में नहीं थी, उसकी इतना फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी। हाँ, वेट लिफ्टिंग के थोड़े बहुत क्लब मौजूद थे, जिसकी बिना पर मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू की और वो अभी तक ही मुझे शौक है। मैंने अपने घर में सामान भी रखा हुआ है और अपने घर में ही मैं ट्रेनिंग करता हूँ, क्योंकि क्लब जो है ना इस टाइम बलूचिस्तान में ना होने के बराबर है, वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग के क्लब। सही सही सही। तो अभी आपने आगे क्या सोचा है, आप ट्रेनिंग कहाँ पर करते हैं, आगे कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स आ रहे हैं जिसमें आपने तैयारी की हो पार्टिसिपेशन के लिए? जी हाँ, बिल्कुल, मैं ट्रेनिंग अपने घर पे करता हूँ और पार्टिसिपेशन के लिए नेक्स्ट ईयर जो 2026 है इंशाल्लाह, स्पेन में भी है और मुख्तलिफ ममालिक में है। अगर तो मुझे अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज ने इजाज़त दी तो इंशाल्लाह मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा ज़बरदस्त। तो और मुल्क का नाम रोशन। आपने जो भी पार्टिसिपेशन में की और इसमें मेडल जीता, इसके बाद आपसे किसी ने राबता किया कि आपको अप्रिशिएट किया जाए या एनीथिंग? नहीं, अभी तक तो किसी ने राब्ता नहीं किया सिवाय जो है ना मीडिया के, जिन्होंने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। तो मैं इस पे भी बड़ी मुझे खुशी हुई कि चलें, किसी ने तो मेरी हौसला अफजाई की। आप मुस्तहिक हैं इस हौसला अफजाई के काशिफ रेहान साहब, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म से आपके बिहाव पे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई हमें देख रहा है, हुकूमती अथॉरिटी है, कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कोई शख्स है, तो प्लीज़ जी इनको ऑन करें। ये बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं। अगर इन्होंने इतने मुश्किल हालात के अंदर गोल्ड मेडल जीता है तो आई एम श्योर कि अगर इनको फैसिलिटेट किया जाएगा, इनकी हेल्प की जाएगी, इनको इनकरेज किया जाएगा, तो ये और मज़ीद बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। काशिफ रेहान हमारे साथ मौजूद थे जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में लाहौर की जो परिंदा मार्केट है जी, इसकी मिसमारी ने पाकिस्तान में जो जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ है, उनके कानूनी हकूक़ है, उसके हवाले से कई अहम सवालात को भी जन्म दिया है, जिसके बाद ये बहस शिद्दत इख्तियार कर गई कि क्या हमारे पास ऐसे ऑपरेशंस के दौरान जानवरों को महफूज रखने के लिए जो मुनासिब तरीक़ाकार मौजूद है या नहीं। इसी सिलसिले में हॉट्स एंड पॉ वेलफेयर सोसाइटी ने लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम पटिशन दायर की है कि जानवरों की फ़लाह के हवाले से वाज़ेह और मौसर असूल बनाए जाएँ। दुनिया भर में अगर बात की जाए तो जानवरों के हकूक़ हों, जदीद और साइंसी कवानीन के ज़रिए महफूज किए जाते हैं। पाकिस्तान में भी जी इस सिमत में बेहतरी की ज़रूरत है। स्कूल्स में बुनियादी जो एनिमल एथिक्स की तालीम है, म्यूनसिपल वर्कर्स के लिए जो ह्यूमन हैंडलिंग ट्रेनिंग है, ज़ख्मी जानवरों की फौरी मदद जैसे इक़दाम इंतहाई ज़रूरी हैं। हर ज़िले में सरकारी एनिमल शेल्टर्स हों, रेस्क्यू टीम्स हों, जबकि NGOs की बाकायदा शनाख्त भी इस पटिशन का अहम हिस्सा है। साथ ही जानवरों पर अगर हम बात करें, जुल्म हो, जो हम गफलत बरतते हैं, जहर देते हैं, सर्कस में गलत इस्तेमाल होता है, या गैर कानूनी वाइल्ड लाइफ ट्रेड के लिए सज़ाओं को भी जदीद मयार के मुताबिक सख्त बना जाए, ये भी इस पटिशन में दायर किया गया है। आज हमने इस हवाले से बात करनी है कि ये पटिशन तो दायर की गई है, जिन्होंने की है सैयद हैदर अली गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं, एनिमल राइट एक्टिविस्ट भी हैं, फाउंडर हॉट्स एंड पॉ वेलफेयर सोसाइटी भी है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। फ़हीम असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कैनल क्लब ऑफ पाकिस्तान, नाइब सदर हैं हॉट्स एंड पॉ वेलफेयर सोसाइटी के, उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ इसी पटिशन के हवाले से भी करूँगी, और ये जो हमने परिंदा मार्केट की मिसमारी का एक सिनेरियो देखा, दैट वाज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज़ हमारे पास जिस तरीके से हमने उसको मिसमार भी किया और हमारे पास कोई ऑल्टरनेट चीज़ मौजूद भी नहीं थी। बिल्कुल जी, ये काफ़ी ज़्यादा सो सैड कि इसमें उन्होंने एक तो टाइम बहुत शॉर्ट दिया इनको, इसको कोई एक जगह भी इनको नहीं दी, सेकंड ऑप्शन भी नहीं दी चेंज करने के लिए, और एनिमल्स के लिए इतना उन्होंने रात को जो एक्शन कर दिया विदाउट एनी नोटिस। तो ये इनको एटलीस्ट लोकल गवर्नमेंट को चाहिए था कि कोई एक आधा नोटिस दें या उनको एक्स्ट्रा कुछ शेल्टर दे दें कि जिसमें वो एटलीस्ट एनिमल्स जो रह सकें, जो डॉग्स हैं, जो परिंदे जो वहाँ रात को डिस्टर्ब हुए हैं, जो उधर उनकी ऑलमोस्ट काफ़ी ज़्यादा जानवर वहाँ मरे भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, वहाँ क्योंकि ये मौके पे भी थे। अच्छा, ओके। इवन के वहाँ पे उनके पिंजरों के अंदर जानवर थे, तो वो आगे से हलाक हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप इस पटिशन के हवाले से बताएं, हैदर के पटिशन जो दायर की गई है, इसमें किन किन एस्पेक्ट्स को आप लोगों ने रखा है ताकि उस पर आगे फर्दर हम डिस्कशन। इसमें हमने स्ट्रे एनिमल्स के लिए बीच में बात की है, इसमें वाइल्ड लाइफ के लिए बात की है, इसमें पोल्ट्री फार्म एनिमल्स के लिए है, इसमें स्लोटर हाउसेस वाले के लिए है, फार्मिंग वगैरह के लिए। इवन हमारा इसमें फोकस ये है कि हमने स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर की है कि इसमें कोई SOPs होनी चाहिए इनकी, और साथ एनिमल वेलफेयर एक बोर्ड होना चाहिए जो इनको देखे, इनकी SOPs को देखे, इनकी इवैक्यूएशन प्रोसेस को देखे, ताकि ये जब भी इस तरह की कोई डिमोलेशन के लिए किया जाए तो आगे से इस तरह की वेटनरी स्टाफ और प्रॉपर रेस्क्यू टीमें होनी चाहिए। अच्छा, नहीं अभी आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से भी बताइएगा। ये एक बड़ा डिबेटेबल बात है, बिकॉज समहाउ कि हमने इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ पास्ट में भी देखी हैं, कोई रीसेंट टाइम्स में नहीं हुआ है। हमने उन चीज़ों से भी नहीं सीखा कि हम इंसानों के हकूक़ तो छोड़ ही दें, ये जो बेजान या बेज़ुबान चीज़ें हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बात भी नहीं कर रहे, और जो हमने माजी में गलती की हम उनसे सीख भी नहीं रहे, और हम अपनी मिस्टेक्स को रिपीट करी जा रहे हैं। डिठाई का साबित करना है ना कि आप इनको एक जानदार को, इनको जानवरों को आप इनके ऊपर बात करना ही नहीं पसंद करते। जब तक स्टेट इस मामले में सीरियस नहीं होगी तब तक इनफरादी तौर पे हम जितना काम कर सकते हैं हम करेंगे। वो तो हम 8 साल से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी ये एक्टिविस्ट एक सोसाइटी से, एक लोकल, एक स्ट्रे, एक गली मोहल्ले से हमने स्टार्ट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स और बाकी वॉलंटियर्स हमारे साथ हैं, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं इस मामले में हमारे साथ हैं। वेलफेयर सोसाइटी को हम रन कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम सोशल कोशिश के ऊपर भी हम काम करते हैं। जब फ्लड वगैरह में हमने साउथ पंजाब में इवन के हमने काम किया है, वहाँ पे भी हमने एड्स वगैरह पहुँचाई हैं। वहाँ पे मेडिकल कैंप हमने इनिशिएट किया, इवन दो लाइफ स्टॉक के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। ये फर्स्ट इनिशिएटिव था, एक गवर्नमेंट लेवल के लिए भी नहीं, एक वेलफेयर सोसाइटी ने इनिशिएट किया था ये। ठीक है।
अच्छा जी, फ़हीम सर ये बताइएगा, ज़ाहिर है वेस्ट के अंदर हम हर चीज़ में वेस्ट की एग्ज़ाम्पल तो ले लेते हैं कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये होता है, वहाँ पर जानवरों से ऐसे सलूक होता है, वहाँ ये फैसिलिटेशन है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हम तो गली में जो फिरने वाले जानवर हैं उनका भी ख्याल नहीं करते या उनके राइट्स का भी ख्याल नहीं करते। आप लोग कितने अरसे से इस हवाले से एक्टिव हैं और अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपको लगता है कि विद टाइम लोगों में ये अवेयरनेस आ रही है? देखिए जी, इधर देखा जाए तो हम कैनल क्लब एक अदारा है जो प्रॉपर K9s को देख रहा है। वो पिछले 1947 से वो है, लेकिन 83 से वो प्रॉपर काम कर रहा है। उसमें K9 के लिए तो काफ़ी वर्किंग हो रही है, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, डॉग शोज़ अरेंज कर रहे हैं। स्ट्रीट डॉग के लिए अभी पंजाब गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया था कि स्ट्रीट डॉग्स को, क्योंकि रेबीज़ इससे काफ़ी ज़्यादा आपने देखे होंगे, फ्लड में भी रेबीज़ केस आ गया था और वैसे भी रेबीज़ केस हमारे आते हैं, बाइट के केसेस आ जाते हैं, क्योंकि स्ट्रीट डॉग को रेबीज़ तो होते नहीं है और हम रेबीज़ वैक्सीन इंसानों में भी करवाना पसंद नहीं करते, जानवरों की तो दूर की बात। तो उसमें एक डिस्ट्रिक्ट हमारा है लोधरा, उसने एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, उसने हमें एंगेज किया प्रॉपर। उधर हमने लोकल गवर्नमेंट में यूसी लेवल्स पे, देयर आर 72 यूसीज इन अ डिस्ट्रिक्ट लोधरा, हमने उनको ट्रेन किया यूसीज लेवल पे लोगों को कि कैच डॉग को कैसे कैच करना है, इनको रखना कैसे, उन्होंने केजीज बेसिकली ये जब तक डिस्ट्रिक्ट या गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है एक एनजीओज नहीं कुछ कर सकती। प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट ने उसके ऊपर फंडिंग की, अब प्राइवेट फंडिंग थी या आई डोंट नो एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ने बेसिकली ये पायलट प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अराउंड अबाउट 150 पीपल्स उनके डॉग कैचिंग के लिए रेडी रहे। उन्होंने वहाँ उनको ले के हॉस्पिटल्स में उन्होंने केजेस बनाए, उसमें रखा, उनको नीट क्लीन किया, उसके बाद उनको वैक्सीन्स किया। इसके बाद लोगों में अवेयरनेस देने के लिए उन्होंने सॉफ्टवेयर्स भी बनाए। लेकिन बात ये आती है कि इधर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, विजन चेंज। अब जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ चेंज हुई वो विजन पूरा चेंज हो जाएगा। नया एडमिनिस्ट्रेटर का अगर वो प्रायोरिटी नहीं है तो वो प्रायोरिटी ज़ीरो पे चली जाती है। कैनल क्लब कर रहा है वो नॉन स्टॉप पाकिस्तान में अवेयरनेस के लिए डॉग शोज़ अरेंज करता है, लोगों को में पेट एनिमल्स के लिए काम कर रहा है। उसमें कि कोई किसी को इशू आता है वो पूरा हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ उसमें चेक होती है। उसमें इवन के इंसानों में कभी हिप एंड एल्बो डिस्प्लेजिया नहीं चेक होता, उसमें होता है। उसमें डीएनएस होते हैं, जानवरों में डीएनएस भी कर रहे हैं, क्योंकि आपको अगर, क्योंकि इसमें कुछ सेल परचेज भी होती है, सही पेट एनिमल को सेल भी करते हैं। लेकिन आप अगर न्यू कमर हैं तो आपको नहीं पता कि इन्हीं पेरेंट्स के 2 पपीज़ हैं, तो वो डीएनए भी जर्मनी से इसका चेक होता है प्रॉपर। अच्छा, तो इतनी एटलीस्ट एक अदारा है प्राइवेटली जो इसको लेके चल रहा है। तो बाकी गवर्नमेंट अगर करेगी तो काफी तो नहीं है ना? नहीं है जी, बात वही आ जाती है, गवर्नमेंट के बगैर जीरो है हम लोग। बात वही है, जब तक गवर्नमेंट नहीं हमारी इसके साथ इन्वॉल्व होगी तो क्यों नहीं होती है? आपको क्या लगता है, क्या मसला क्या है? 2022 में भी हमने पिटीशन फाइल की थी कि डॉग कलिंग के ऊपर, तब भी इन्होंने, जस्टिस साहिबा ने रिमार्क्स दिए, तब इन्होंने कुछ टाइम के लिए बंद कर दी। लेकिन अब फिर आपको पता है हर 3 मंथ के बाद इनका साइकिल होता है। अब ये इनका फिर साइकिल स्टार्ट है, तो अब फिर ये डॉग कलिंग कर रहे हैं, पॉइजन देते हैं। हालांकि ये हल नहीं है। इस तरह आप किसी एक आवारा जानवर को या कुत्ते को आप अगर मारते हैं तो उसकी टेरिटरी है एक की, उसकी टेरिटरी में फिर वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक डॉग आ जाएगा। ये इसका हल नहीं है। इसका हल मैन हैंडलिंग है। आप प्रॉपर तरीके से इनको, अपनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को इनको सिखाएं, इनको SOPs का बताएं, इनके साथ वेलफेयर बोर्ड को इंगेज किया जाए जो प्रॉपर प्रोफेशनल लोग हों। ये नहीं होता कि कुत्ते को पकड़ा और मार दिया, ये इसका हल नहीं है। ठीक है। अच्छा, एनिमल शेल्टर्स वाला एक मामला मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी हैदर आपसे भी, कि पूरी दुनिया के अंदर एनिमल शेल्टर्स हैं और वहाँ पर इसी तरह से स्ट्रे डॉग्स हो या दीगर लोग हों, उनको, उन जानवरों को सेव किया जाता है। आप यूके की मैंने अपनी पिटीशन में मिसाल दी है, स्पेन की दी है, जर्मन की दी है, इंडिया की दी है। ये सारे वो ममालिक हैं जहाँ पे प्रॉपर तरीके से NGOs हैं, स्ट्रे एनिमल्स के लिए काम होता है। तो हम वो मॉडल क्यों नहीं यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते? पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है, क्यों नहीं कर सकते। गवर्नमेंट फंडिंग जी दे देंगे, विदाउट गवर्नमेंट इज नॉट पॉसिबल।
हमने वैसे यूनाइटेड नेशन के साथ सारे चार्टर्ड अपने साइन किए हैं, ठीक है, हम सब मामलात में उनके साथ हैं, लेकिन इस मामले में मुझे समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट या हमारे कोई इदारे इस तरह की उनके ऊपर बात ही नहीं है, उनको जानवरों को कुछ समझते नहीं है। इवन कि आपने अब देखा होगा नासिर बाग में भी उन्होंने दरख्तों के साथ जो किया है वहाँ पे भी। अनफॉर्चुनेट। आप कुछ कह रहे थे फ़हीम साहब? मैं ये कह रहा था जी, गवर्नमेंट फंडिंग जिस तरह अभी हमें एक डिस्ट्रिक्ट ने अपने, वो हो सकता है वो पेट एनिमल लवर हों डिस्ट्रिक्ट वाले या डिप्टी कमिश्नर साहब या कमिश्नर, उन्होंने कर लिया और एक पायलट प्रोजेक्ट कर लिया। हम लोगों को उन्होंने इंगेज किया, हम जाके वहाँ 6 मंथ एवरी मंथ हम वहाँ जाते थे, लोगों को इंगेज करके स्कूल्स में लोगों पब्लिक में जाके लोगों को हम बताते रहे हैं, छोटे बच्चों को बेसिकली स्टार्टिंग फॉर यंग बॉयज़ या गर्ल्स, क्योंकि जो देहात में छोटे बच्चों को जो 6 to 7 years तक हैं, जो डॉग बाइट होती है वो उनके लिए है, या बहुत बूढ़े हैं, यंग बंदे को डॉग बाइट नहीं होती है, उनको हमने बहुत गाइड किया कि इस तरह, लेकिन वो एक डिस्ट्रिक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट सही। अब जैसे ही वहाँ पूरी इंतजामिया चेंज हुई है, दे आर गोइंग फॉर दैट अगेन अ ज़ीरो। अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आप इस पिटिशन का क्या समझ रहे हैं, क्या हल निकलेगा? हमें तो उम्मीद है कि अदालत ने क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट की है, हमारी पिटिशन को भी उन्होंने काबिल समात के लिए सुनना इस काबिल समझे। असल बात फिर वही है कि एट दी एंड आ जाएगी गवर्नमेंट के ऊपर लेजिस्लेशन के लिए, रिफॉर्म्स के लिए। पॉलिसी मेकर्स को चाहिए कि वही बात है कि इस चीज़ के ऊपर गौर करें। हमें उम्मीद तो ये है कि अदालत इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई अच्छा फ़ैसला करेगी जो जानवरों के हक़ में आएगा। ठीक है इंशाल्लाह। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से फ़हीम साहब, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि ये जो एक अच्छा प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, इसको हम चाह रहे हैं कि पूरे पंजाब में जो फंडिंग अगर कि इन्होंने किया है तो वो पूरे पंजाब में शुरू की जाए, क्योंकि इसके ऊपर सीएम साहिबा ने स्ट्रिक्ट एक्शन, क्योंकि मुझे उस मीटिंग्स का मैं हिस्सा रहा हूँ, काफ़ी डॉग बाइट के ऊपर, रेबीज़ के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, लेकिन इसके ऊपर सब डिस्ट्रिक्ट में फंडिंग इशू की जाए और उसके ऊपर कोई ज़्यादा फंड्स भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उस पर वर्किंग की जाए। ठीक है। और ये रेबीज़ जैसी ख़तरनाक बीमारी से हमारे बच्चों को, हम सबको सेव किया जाए। बिल्कुल ठीक है। हैदर, आप कुछ कहना चाहें? जी बिल्कुल, इसी चीज़ के लिए कि रेबीज़ के लिए हो गया या बाकी चीज़ों के लिए, ये सारी एक इकोसिस्टम का हमारे साथ मुंसलिक है। जब तक इंसान की सेहत या अगर जानवर की हिफाजत नहीं हम करेंगे, तब तक ये इंसानी सेहत पे भी असर पड़ेगा इस चीज़ का। ठीक तो है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर गौर किया जाए और गवर्नमेंट को चाहिए इसके ऊपर प्रॉपर रिफॉर्म बनाए जाएँ, ताकि NGOs प्रॉपर SOPs, रेस्क्यू टीमें, हालांकि SPCA यहाँ पे बना हुआ है, एनिमल रेस्क्यू सेंटर, इन्होंने पुलिस एनिमल, लेकिन बात वही है कि उनके पास भी हैंडलिंग या उनको इतनी इक्विपमेंट्स नहीं है, मैन पावर नहीं है उनके पास। बिल्कुल ठीक है। इदारा तो बना दी है, लेकिन बात वही है आगे से काम कैसे उनसे करवाना है उनको यही नहीं पता। किसी को नहीं पता, आधा मुल्क किसी पे चल रहा है जी, इदारे बने हुए, पता नहीं काम किसने करना है और कैसे कराना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। सैयद हैदर अली गिलानी और फ़हीम असगर हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात एक आर्टिस्ट से करवाएंगे, और जिन्होंने 2022 में लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से जी फ़ाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन की। उसके बाद नबीहा ने पेंटिंग हो, मिनिएचर हो, जो मिक्स्ड मीडिया है या बुक इलस्ट्रेशन है, इसके मुख्तलिफ मीडियम्स में वो पहचान बनाई, जिन्होंने उन्हें नई जनरेशन के जो आर्टिस्ट हैं उसमें समहाउ स्टैंड आउट भी किया है। उनके काम को जी मुल्क के अहम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी एग्जिबिट किया गया है, और हालिया काम जो है नबीहा का न्यूरो डाइवर्जेंस के तनाजुर में है, जिसमें सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, हीलिंग हो, इंटरनल कॉन्वर्सेशन जैसे जज्बात को विजुअल मीनिंग्स के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। आज हमारे साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट मौजूद हैं, सैयदा नबीहा बतूल गिलानी। इनको खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। नबीहा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। नबीहा, हमें ज़रा अपने ये आर्टिस्टिक जर्नी बताएं, कैसे शुरू हुआ और इसकी जो बैकग्राउंड है, बेसिकली इंटरेस्ट था, फैमिली में था या नहीं, इट वाज लाइक वेरी एक्सीडेंटल? अच्छा, फैमिली में तो सारे ही सपोर्ट करते थे इस चीज़ को,
क्योंकि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं थी, तो उनको था कि हाँ ये आर्ट्स में ही जाएगी। तो बचपन से ही वो आपके बच्चे के दिमाग में फीड कर दिया जाता है, ओके यू आर गोना डू आर्ट्स, यू आर गोना डू आर्ट्स। सो तब से ये स्टार्ट हुआ था। तो फिर मैंने अपने आप को कुछ क्लासेस वगैरह भी ली, सिखाया अपने आप को, फिर एडमिशन्स लिए कॉलेज में भी फ़ाइन आर्ट्स से ग्रेजुएट की पास आउट किया मैंने। फिर ग्रेजुएशन भी मेरी जो है फ़ाइन आर्ट्स में ही हुई। फिर जो मेरे आर्ट के अंदर जो मेरा आइडिया है वो आता ही मेरी जो न्यूरो डाइवर्सिटी है, डिसलेक्सिया है, उसको लेके आता है। और बस मैं इसी तरह जो है अपनी जो भी बिगिनिंग से मेरी स्ट्रगल्स थी उनको मैं पेंट करती हूँ, उसको विजुअल फॉर्म में लेके आती हूँ। ज़बरदस्त। तो अब जो स्ट्रगल्स आप कह रही हैं कि आप विजुअल फॉर्म में लेकर आती हैं, हमें थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हर एक आर्टिस्ट का जो आइडिया होता है या जो उसका आर्ट फॉर्म होता है विद टाइम इवॉल्व भी कर रहा होता है, और कुछ उसमें आप ज़ाहिर है ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ लाइफ एक्सपीरियंसेस भी आ रहे होते हैं। सो टेल अस अबाउट दैट। ओके, सो पता तो मुझे यही था कि मैंने इसके ऊपर बात करनी है, बिकॉज जितना मुश्किल से मैंने इसको फेस किया था और मुझे लगता था कि आई हैव टू टॉक अबाउट इट बिकॉज नो बडी एल्स इज़ टॉकिंग अबाउट इट। तो मुझे यही था कि चाहे बोल के नहीं, पेंट करके तो किसी ना किसी को बताऊं कि क्या होता है डिसलेक्सिया, किस तरह से उसको कोप अप किया जाता है, उन बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। अगर उनके पास कोई एक डिसेबिलिटी है तो डिफरेंट एबिलिटीज़ क्या है उनकी जिसके थ्रू वो पढ़ेंगे। या फिर तो शुरू से ही मुझे विजुअली लर्न करने का जो था मुझे अंदाज़ा हो गया था कि हाँ विजुअली जो है मैं चीज़ों को ज़्यादा अच्छा लर्न करती हूँ बजाय इसके कि मैं किताब खोलूँ और उसको पढ़ूँ। तो मुझे था कि मैं वीडियोस देख लूँ, मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ देख लूँ, उसके थ्रू मैं अपने आप को लर्न करवाऊँ। तो अभी जो मेरा काम है वो इवॉल्व ऐसे किया कि पहले मैंने अपने थीसिस में इंट्रोडक्शन दिया था डिसलेक्सिया का, जिसमें वो बताते हैं कि अच्छा व्हाट इज़ डिसलेक्सिया, वो दिखता कैसा है, बच्चे को कैसा नज़र आता है। तो मेरी बिल्कुल बड़ी बड़ी कॉपीज़ थी, मैंने पूरी पेंट की हुई थी 3 बाय 4 फुट पे। तो जस्ट टू गिव एन इंट्रोडक्शन अबाउट डिसलेक्सिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको अपने सेल्फ के ऊपर ले आई कि मैंने उसको कैसे कोप अप किया और अब क्या लाइफ में आहिस्ता उसको मैंने एक्सेप्ट कैसे किया कि यस आई हैव दिस डिसेबिलिटी, नाउ व्हाट। तो अब मेरा जो है वो ज़्यादातर बजाय सिर्फ डिसलेक्सिया के बारे में बात करने की, मैं न्यूरो डाइवर्सिटी के ऊपर बात कर रही हूँ, जिसमें ऑटिज़म भी आता है, ADHD भी आता है, डिसलेक्सिया भी आता है और बड़े सारे उसके टाइप्स होते हैं। तो अभी मेरा जो है काम अभी यहीं पे है, आगे इंशाल्लाह उससे आगे जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, डिसलेक्सिया का आपने बात की है, अब आपने एक चीज़ को कोप अप किया, आपको टाइम लगा, ज़ाहिर आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, और अब आप इस बारे में बात कर रही हो थ्रू योर आर्ट। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड, आई बिलीव। डू यू थिंक कि पीपल हैव सच सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस अबाउट डिसलेक्सिया? इतनी है जब आपने कोप अप किया तो आपको क्या चैलेंजेस रहे, और अब आप क्या समझती हो कि आप जो लोग बच्चे हैं या जिनको इश्यूज़ हैं उनके कोप अप मैकेनिज़्म या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जिस वक्त मैं स्कूल में थी मुझे नहीं लगता इतने लोगों को पता था। ऑब्वियसली वो जो एक मूवी आई थी आमिर खान की, उसके बाद मुझे लगता है ज़्यादा अवेयरनेस फैली है और पता चला कि अच्छा ये बच्चे स्पेशल नहीं होते, दे आर समवेयर इन बिटवीन एंड तो लेकिन इनको भी ज़रूरत है, इनको भी केटर करने की ज़रूरत है। अब अगर हम देखें तो अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, बट वो यही है कि बड़े हायर अथॉरिटीज़ उसको केटर करती हैं कि जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बिल्कुल सतही लेवल पे या फिर जो बच्चे आम स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे अभी तक कोई अवेयरनेस नहीं है और वो उनको एज अ नालायक बच्चा ही कंसिडर करते हैं। हालांकि वो बच्चे नालायक नहीं होते, दे वर्क, दे फंक्शन प्रॉपरली, उनको सब समझ आ रही होती है, उनको सब अंडरस्टैंडिंग हो रही होती है। इट्स जस्ट दे कैन नॉट राइट प्रॉपरली और दे कैन नॉट रीड प्रॉपरली। तो उसको किस तरह से केटर करना है, अभी तक मुझे नहीं लगता कि निचले लेवल पे इस तरह का काम हो रहा है, हायर लेवल पे हो रहा है। लेकिन ऑब्वियसली फिर उनकी फीसेस भी उसी तरह से, वो फिर चार्ज भी उतना ही करते हैं। लेकिन मेरे ज़माने में ना हायर स्कूल्स में था और ना ही जिन स्कूल्स में नॉर्मल होता। आपने कैसे कोप अप किया और आपको कैसे पता लगा, या आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को आपने कैसे एक्सप्लेन किया कि डिसलेक्सिया एक ऐसी चैलेंज है जो आप फेस कर रही हो एंड यू हैव टू ओवरकम इफ यू वांट टू टॉक अबाउट?
open Very about much it. okay, I'm okay. open about it. Yeah, okay. So मेरी अम्मा को अंदाज़ा हो गया था Okay. कि बच्चा सही मुझे सुनाने में तो ठीक है, बच्चा लिखने में ठीक नहीं है, Yeah. और टीचर्स भी ये कह रही हैं बोलती बड़ा सही है, इससे दूसरे काम करवा लो, इससे रीडिंग नहीं होती। तो अम्मा को अंदाज़ा हो गया था इस बात का, लेकिन वो उस तरह से ऑब्वियसली नाम नहीं दे सकती थी कि मेरे बच्चे को Problem मसला क्या क्या है, है, क्योंकि उस वक्त नाम इतना कॉमन नहीं था, किसी को पता भी नहीं था उसके बारे में। तो मैं फिर दोबारा कहूँगी, फिर जब आमिर खान की मूवी आई Yeah, थी yeah. तब उनको पता चला था अच्छा देयर इज़ अ नेम टू इट, Okay. और इसको किस तरह से करते हैं। तो मेरी अम्मा ने बड़ी मुझे हेल्प आउट किया था, उन्होंने बड़े डिफरेंट तरीके से मुझे पढ़ाने की कोशिश की थी। ये नहीं कि सिर्फ किताब खोली और इसको पढ़ो और उसको रट्टा लगाओ और उसको लिखो। उन्होंने कोशिश की थी डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की मुझे, विजुअल फॉर्म में, थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में, कि मैं बुक पढ़ती हूँ, वो बेचारी सारी रात बुक पढ़ती थी और अगले दिन मुझे उसको स्टोरी की तरह से बताती थी कि ये स्टोरी इसके अंदर लिखी हुई है। तो वो पाक स्टडीज़ को भी स्टोरी में कन्वर्ट करना, इस्लामियात को भी स्टोरी में कन्वर्ट करना, क्योंकि वो बच्चे के दिमाग इस तरह चल रहा होता बिल्कुल है। सही। तो इसी तरह मेरी अम्मा ने जो है, मैं कहती हूँ कि बड़ी बात है कि ना आपको पता हो आपके बच्चे को आप क्या है, clueless हैं कि क्या आप problem है। नाम भी नहीं दे सकते उस चीज़ को, लेकिन आपको पता है मेरे बच्चे को कुछ है, लेकिन आप कन्वे नहीं कर सकते टीचर्स को जाके, क्योंकि टीचर्स जो है हमेशा यही कहती थी कि इसको स्पेशल स्कूल में डाल दें या फिर कुछ ऐसा, ये सही से पढ़ नहीं रही, शायद ठीक हो जाए। लेकिन मेरी अम्मा को पता था कि क्या इशू है, इसको क्या कैसे इशू है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो That's how you that's how overcome I that. अच्छा, अब मुझे बताएं, आपने अब जैसे कहा कि अब आप न्यूरो डाइवर्जेंस के ऊपर काम कर रही हैं अपनी आर्ट के ज़रिए, एग्जिबिशंस हों, आपकी आर्ट हो, आप कहाँ कहाँ अभी तक एग्जिबिट कर चुकी हैं, किस तरह का काम है, ज़्यादा एलेबोरेट हमें थोड़ा सा करके बताएं। काम मेरा है, वैसे तो मैं सेल्फ पोर्ट्रेट्स पेंट करती हूँ, सेल्फ को पेंट करती हूँ। उसमें मेरे काम में ज़्यादा पेपर्स नज़र आते हैं, बर्ड्स नज़र आती हैं, तो मेरा जो आइडिया है वो इसी चीज़ को लेके चलता है कि पेपर्स मेरे लिए लिखने के लिए तो है ही नहीं, क्योंकि मैं लिख तो सकती नहीं हूँ, तो मैं उनको 3D फॉर्म में कन्वर्ट करके अपनी स्टोरी को कन्वे करती हूँ। जैसे उसको 3D फॉर्म में बर्ड्स बना दिए, डक्स बना दिए। डक्स वो इसलिए होते हैं कि जी दे जस्ट गो विद द फ्लो, दे डोंट फ्लाई हाई, दे डोंट वॉक ऑन द सरफेस, ज़्यादा पानी में होती हैं, एंड दे जस्ट गो विद द फ्लो, जहाँ उनको जो भी ले जाए। तो मैं उसको अपनी लाइफ से कन्वर्ट करती हूँ कि आई जस्ट गो विद फ्लो, जो आएगा रास्ते में देखी जाएगी। और बर्ड्स को ये, क्योंकि वो होप होती है, होप का सिंबल होता है, तो देयर इज़ सम होप कि जब मैं फेल भी हो रही थी बहुत सारी क्लासेस में, तो मुझे एक दिमाग में था कि अच्छा नहीं, देयर इज़ समथिंग फॉर मी, जो कि आगे जाके इंशाल्लाह आएगा कभी। तो ये मेरे काम में रिफ्लेक्ट करती हैं चीज़ें। और रेड स्ट्रिंग को भी मैं बहुत लेती हूँ, 4 लाइनों वाली कॉपीज़ को भी बहुत मैं लेती हूँ, क्योंकि बच्चा जब घर से पहली दफ़ा एक उसको पब्लिक एक्सपोजर होता है तो वो क्लास से होता है, और पहली चीज़ जो लिखने के लिए देती है वो 4 लाइनों वाली कॉपी होती है, और वो टीचर उसको कहती है इन 4 लाइनों में तुमने लिखना है, इससे बाहर ना जाए। जबकि डिस्लेक्सिक बच्चा जो होता है वो उसको नहीं समझ आ रही होती मैंने कहाँ लिखना, उसके ऊपर नीचे लेटर जा रहे होते हैं। तो मैं उनको एज अ बाउंड्री लेके चलती हूँ कि उन्होंने मुझे सफोकेट किया हुआ है, बट इतना भी नहीं किया हुआ, देयर इज़ अ लूज एंड फॉर मी टू स्केप आउट ऑफ इट। तो मेरा काम ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है। और एग्जिबिशंस मेरी इस्लामाबाद में भी हुई हुई हैं, कराची में भी हुई हुई हैं, लाहौर में भी हुई हुई हैं, और मैंने अभी तक 3 रेजिडेंसीज़ भी की हैं। ज़बरदस्त। एक आर्ट अताक के साथ थी, एक तस्वीर घर के साथ थी, और एक अर्जुमन फैसल साहब के साथ थी इस्लामाबाद में। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई एम रियली ग्लैड। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको कहीं से कोई चीज़ थोड़ी बहुत कमी करता है, बिल्कुल ऐसे ही। समहाउ उसकी कंपनसेशन इतनी बड़ी और इतनी एक्सेप्शनल होती है कि वी कांट इवन इमेजिन एंड लुक एट यू, जस्ट कि आपने कितना स्ट्रगल किया उस डिस्लेक्सिया की वजह से, एंड नाउ आपने उसी को अपनी आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके एंड यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एंड यू आर क्रिएटिंग अ सॉर्ट ऑफ चेंज समहाउ। देखिए, ये आपकी ना घर से भी आपको तरबियत, मुझे लगता है एक आपके दिमाग में इंडल्ज कर दिया जाता है कि थिंक पॉजिटिवली, कि अगर आपकी कुछ डिसेबिलिटी भी है या फिर आपका कोई मसला भी है, उसके ऊपर सेल्फ पिटी के अंदर जाने से बजाय आप उसको क्रिएटिवली सोचो कि अच्छा अब अगर ये मुझे है तो मेरे साथ और भी बड़े सारे लोगों को होगा, ठीक है, एंड आई हैव टू टॉक अबाउट इट, तो ताकि वो भी इसके बारे में ईजी हो जाए कि ओके दिस इज़ लाइफ, वी हैव टू लिव इन इट, और हम इसको किस तरह से अपनी ज़िंदगी को नॉर्मलाइज करेंगे इन चीज़ों को।
बजाय इसके कि मैं रोने बैठ जाऊँ कि मुझे तो पढ़ना लिखना ही होता है, मैं तो बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस बिल्कुल मैं अपना शैटर कर दूँ, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट इन योर लाइफ के जो आपने फेस करनी है चीज़ें, और बड़े सारे मसले आएंगे, फिर आप उनको कैसे देखोगे। तो ये इनको एज अ छोटा मसला लेके चलें और उसको एक्सेप्ट करें और सेल्फ पिटी में बिल्कुल भी ना जाएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक्सेप्ट करें। तो मेरा काम ज़्यादातर है इसी एक्सेप्टेंस के ऊपर है कि हाँ ये होनी चाहिए। लवली। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से एनीथिंग यू वांट टू ऐड नबीहा, कुछ कहना चाहें? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो ये स्कूल का जो एक पार्ट होता है या फिर एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है, ये ज़िंदगी का एंड नहीं होता, इसके आगे और बड़ी सारी दुनिया है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो मुझे लगता है जितनी दफ़ा आप फेल होंगे उतनी दफ़ा आप खड़े होंगे, और उतनी दफ़ा आपकी जो स्ट्रेंथ होगी वो उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो बस ये मेरा मैसेज है। दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। सईदा नबीहा बतूल गिलानी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, एंड आई एम श्योर कि आपने जो काम किया है, आपने जिस तरह से ओवरकम किया है, कोप अप किया है, बहुत सारे लोगों को ये फैमिली सपोर्ट सिस्टम मिले और बहुत सारे लोग आप ही की तरह आउट ऑफ द बॉक्स सोचें और अपनी आर्ट में कन्वर्ट करें। चलें जी, हमने आपकी मुलाकात नबीहा से करवाई, हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। नीला गुंबद लाहौर को जी असल हालत में बहाल करने और अंडरग्राउंड पार्किंग प्लाजा की तामीर का मंसूबा जो है, और नीला गुंबद के इर्द गिर्द जो इंक्रोचमेंट है, उसके बाद जो मज़ार नीला गुंबद है वो अब साफ़ नज़र आ रहा है और अब लाहौर कुछ बदला बदला सा दिखाई देगा, लेकिन आप मॉल रोड से खड़े होकर नीला गुंबद देख सकेंगे। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस मंसूबे की। लेकिन इस मंसूबे के तहत जो बहाली करनी थी, उसमें दुकानों की जो मुस्मारी है, उसके मुतासरीन क्या कह रहे हैं, इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हाफिज़ उस्मान बता रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक और मैं हूं हाफिज़ उस्मान जी। तो नाज़रीन, आज आपको लाहौर के उस तारीख़ी इमारत के बारे में बताएंगे जो कि बहुत सी इमारतों और बहुत से घरों के गिर्द छुप गई थी। जी नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ नीला गुंबद। जो मज़ार था, उस मज़ार के अहाते के ऊपर जो एक गुंबद था वो नीले रंग का गुंबद था, जो कि एक तारीख़ी इमारत जो है वो लाहौर की समझा जाता था। बहुत अरसे पहले जो है वो उसके गिर्द एक मार्केट जो है वो तमीर की गई, जिसको साइकिल मार्केट कहा जाता है, और इसके गिर्द कुछ घर भी जो है वो तमीर किए गए, जिसकी वजह से नीला गुंबद का जो मज़ार था, जो इमारत थी, वो छुप गई थी। तो लहर मंसूबा जो है वो बाकायदा तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से बनाया गया। लहर मंसूबे के तहत जो लाहौर की तारीख़ी इमारतें हैं, उन तारीख़ी इमारतों की बहाली का जो मंसूबा है वो शुरू किया गया। उस मंसूबे के तहत इस नीला गुंबद की बहाली का मंसूबा भी शुरू किया गया। अब नीला गुंबद जो मज़ार की हालत है वो किस हालत में है, जो असल हालत है मज़ार की नीला गुंबद की, आइए वो आपको दिखाते हैं। इस मंसूबे के जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं सईदुर्रहमान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं तफसीलात। अच्छा सईदुर्रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे सबसे पहले ये फरमाइएगा कि लाहौर का एक बड़ा मुनफरद मंसूबा ये, तो थोड़े ये तफसीलात बताइएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी, इस गुंबद के गिर्द पार्किंग प्लाजा है और दूसरी क्या क्या चीज़ें बनेंगी इसमें। बेसिक जो नीड थी इस मंसूबे की, एक तो हेरिटेज रिवाइवल था ही, दूसरा ये था कि अनारकली बाज़ार जो है वो डेड हो चुका था पार्किंग ना होने की वजह से। साइकिल मार्केट के सामने भी जो है वो गाड़ियाँ हर वक्त पार्क रहती थीं और किसी किस्म की कोई पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इसी तरह बैंकिंग स्क्वायर है इसके साथ, वहाँ पर भी पार्किंग की स्पेस अवेलेबल नहीं थी। और इसके साथ हायर एजुकेशन कमीशन के अदारे हैं, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी का ओल्ड कैंपस, जीसी यूनिवर्सिटी, एनसीए कॉलेज जो हैं, इन सब के लिए पार्किंग, इसी तरह किंग एडवर्ड के लिए भी पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। तो टीपा ने इसका सर्वे करके इसका जो हाईएस्ट लेवल था पार्किंग का वो फाइंड किया और उसके अकॉर्डिंगली ये पार्किंग फैसिलिटी बनाई जा रही है, जो कि 3 बेसमेंट पर मुश्तमिल है और इसके अंदर तकरीबन 400 गाड़ियाँ और 800 मोटरसाइकिल पार्क हो सकेंगे। और इसका जो बेसमेंट 1 है उसके अंदर 62 शॉप्स की प्रोविज़न रखी हुई है,
जो नीला गुंबद की सराउंडिंग में शॉप्स थी जिनको डिमोलिश किया गया है, उनको उसके बदले में बेसमेंट 1 में शॉप्स प्रोवाइड की जाएंगी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा दूसरा मुझे ये बताइएगा कि इधर ये भी सुनने में आ रहा था कि थीम पार्क एक आर्किटेक्ट बनाया जाएगा और बड़ा मुनफरिद किस्म का ये थीम पार्क होगा। इसमें बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया शामिल किए जाएंगे और जो फॉरेनर्स बाहर से आएंगे उनके लिए भी एक रेस्टोरेंट्स बनेंगे यहाँ पे। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें क्या क्या आप बनाएंगे, खेलने का एरिया या क्या क्या चीज़ें शामिल करेंगे। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सिर्फ 3 बेसमेंट बनाए जा रहे हैं, बेसमेंट से ऊपर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई जा रही। तो इसके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो है वो पेडिस्ट्रियन के बैठने की जगह, खाने पीने के एरिया और बच्चों के लिए सैर व तफरी की चीज़ें बनाई जाएंगी। और नीला गुंबद की सराउंडिंग के अंदर जो है वो एक बाग या पार्क बना दिया जाएगा, जैसा कि मुगलिया आर्किटेक्चर के अंदर जो है वो हर स्ट्रक्चर के सराउंडिंग में एक पार्क अवेलेबल होता था, सेम उसी तरह से इसको रिवाइव किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ मौजूद थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर सईदुर्रहमान साहब, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जो लोग, जिन लोगों की दुकानें डिमोलिश हुई या इस मार्केट के रहने वाले जो अफराद हैं वो इस मंसूबे बारे क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, आपने टीपा हुकाम का मौक़िफ़ सुना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नीला गुंबद की जो असली इमारत है, जो मज़ार का अहाता है, उस जगह पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन वलीद आपको दिखा सके तो ये जो मज़ार था सैयद अब्दुल रज़ाक मक्की का, उसके अंदर एंटर होने का जो दरवाज़ा था वो ये दरवाज़ा है। अगर इस दरवाज़े के आप लेफ़्ट साइड में देखें तो अनारकली मार्केट आपको नज़र आएगी, अनारकली बाज़ार जिसको कहा जाता है, पुरानी अनारकली, वो आपको दिखाई देगी। उसके साथ ही आपको किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी आपको नज़र आएगी और इसी के साथ ही मियो अस्पताल की बिल्डिंग वाक़ है। और उसके थोड़ा सा राइट साइड पे आपको एक तारीख़ी इमारत जो कि हॉस्टल्स थे किंग एडवर्ड के, वो आपको दिखाई देंगे। मैं अपना कैमरामैन वलीद से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जहाँ पे मज़ार का अहाता है वो आपको दिखाए और इस गेट से हम अंदर एंटर होंगे। जो एक पुराना और कदीमी गेट था उसके अंदर हम एंटर होंगे। ये जो है वो पुरानी कदीमी जो हमायूं बादशाह था उसने इमारत जो है वो बनाई थी और ये मेन गेट था मज़ार के दाखिले का। तो आप देख सकते हैं कि इस गेट से जो है वो एंट्री होती थी इस मज़ार की। और जो सूफ़ी बुज़ुर्ग थे सैयद अब्दुल रज़ाक मक्की, उनका ये मज़ार था जिसके ऊपर गुंबद रखा गया था, जो नीला गुंबद जो है वो मशहूर हुआ था। तो ये मज़ार का मेन दरवाज़ा है जहाँ से अक़ीदतमंद हज़रात जो हैं वो अंदर एंटर होते हैं और जो कब्र मुबारक है वो अंदर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि जो घर टीपा हुकाम की जानिब से मिस्मार किए गए थे, दुकानें मिस्मार की गई थी, वो जो है वो इस मज़ार के गिर्द मौजूद थी, जिसकी वजह से मज़ार का जो बिल्डिंग है, जो मज़ार का आता है, वो छुप गया था। तो लहर प्रोग्राम के तहत इस मज़ार की रिवैम्पिंग का मंसूबा जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू किया गया है और टीपा हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 1 साल में इस मंसूबे को जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। बाकायदा तौर पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर मज़ार के गिर्द एक थीम पार्क जो है वो तमीर किया जाएगा और इसी के साथ साथ जो मज़ार के साथ ही एक पार्किंग प्लाज़ा जो है वो 4 मंजिला पार्किंग प्लाज़ा जो है वो तमीर किया जाएगा। पार्किंग प्लाज़ा में जो दुकानें डिमोलिश की गई हैं उस दुकानों को कंपलसेट किया जाएगा और उस दुकानों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। जो बाकी साइकिल मार्केट अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगी और इसी के साथ साथ जो दुकानें गिराई गई हैं, जो घर गिराए गए हैं, उनको जो है वो उस प्लाज़े में शिफ्ट किया जाएगा और जो ग्राउंड फ्लोर होगा जहाँ पर पार्क होगा और जहाँ पर तमाम तर जो पेडेस्ट्रियन एरिया जो है वो उसको बनाया जाएगा और इसी के साथ साथ वहाँ पर एक थीम पार्क के साथ साथ सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे और सियाहत को फ़रोग़ दिया जाएगा। मेरे दूसरी जानिब अगर आप देख सकें तो ये तालाब वाली मस्जिद है, उसको जो है वो उसकी कुछ हिस्सा जो है वो मुतासिर हुआ है। इसके
इस नीला गुंबद मंसूबे में, और जो नीला गुंबद की इमारत के साथ जो घर बने थे वो इससे मुतासिर हुए हैं। तो इसी ये जो नीला गुंबद के साथ ही तालाब वाली मस्जिद है, इसका कुछ हिस्सा जो है वो जो मुतासिर हुआ है उसको जो है वो दोबारा नए सिरे से तमीर किया जाएगा और लहर मंसूबे में शामिल किया जाएगा। इस जो मंसूबे में दुकानदार हैं जो मुतासिर हुए हैं, उनको क्या हुकूमत की जानिब से जो पेमेंट है, जो उनका नुकसान है वो दिया गया है कि नहीं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर हमें जब हम आए तो हमें कुछ एहतजाज करते हुए अफराद भी दिखाई दिए गए, और उनका क्या मुतालबात हैं, वो अपना एहतजाज क्यों रिकॉर्ड करवा रहे हैं, और जो इस नीला गुंबद मंसूबे में जो दुकानें डिमोलिश की गई हैं उस मुतासरीन को क्या पैसे मिले हैं कि नहीं, उनसे भी बात करेंगे। और जो मुतासरीन हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आइए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ जो मुतासरीन हैं, जो दुकानदार थे, उनके पास काम करने वाले सेलमैन हजरात हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि दुकानें जब मिसमार हुई तो वो भी मुतासिर हुए और बेरोज़गार हुए। मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भाई, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कितने जो आपके साथ अफराद हैं वो इसमें मुतासिर हुए, और चूँकि टीपा और LDA तो कह रहा है कि हमने दुकानदारों को कंपनसेट कर दी या पेमेंट भी कर दी, तो आपको अभी तक कोई पेमेंट की गई या नहीं की गई? वो ठीक कह रहे हैं, कंपनसेट कर दिया, लेकिन दुकानदारों को कर दिया। जो लेबर थी, जो यहाँ पर काम करते, जो सेलमैन थे, जो कारीगर थे, उनको नहीं किया गया। दुकानदार शॉपकीपर को किया गया, हमें नहीं किया गया। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आपके मुतालबात अब क्या हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आपने बैनर्स भी लगाए हैं और प्ले कार्ड भी उठा रखे हैं, मुतालबात क्या हैं आपके और किससे आप मुतालबा कर रहे हैं अपना? हम CM मरीम नवाज साहब से कर रही हैं और मियाँ नवाज शरीफ साहब से कर रहे हैं, ठीक है। हमारे सिंपल से एक ही मुतालबा है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं है कि जैसे दुकानदार को कंपनसेट किया है, वैसे हम ये मुलाजमीन हैं जिनके घर के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं, जिनके बिल आए हुए हैं। मुझे सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, मोहसिन भाई मेरा बिल आ गया, और 5 जो किसी के घर के किराए आ गए हैं, वो कह रहे हैं भाई पैसे नहीं है, क्या करें। तो हमारी इसीलिए ये मियाँ नवाज शरीफ से, CM मरीम नवाज साहबा से भी अपील है कि जैसे उनको कंपनसेट किया गया, ऐसे सब मुलाजमीन को भी कंपनसेट किया जाए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। आप भी मुतासिर हुए हैं इसमें, आप भी मुलाजिम थे किसी दुकान पे, तो थोड़ा सा बताइएगा कि कितनी आप दिहाड़ी पे थे, तो तनख्वाह पे थे, कितना कमाते थे आप? मेरी सर 1000 रुपये दिहाड़ी थी, ठीक है। मैं ना यहाँ मुलाजम था, ठीक है। जब से ये दुकानें, ये प्रोजेक्ट ये जो सा स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से ये टूट गया है। मैं बैठ के मैं काम में करता था, जिसकी वजह से मैं बेरोज़गार हो गया हूँ। लिहाजा मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश है कि हमें एक नौकरी भी ज़रा दी जाए और हमारी बात तब्दील ज़रा की जाए कि हम बेरोज़गार इतने बड़ी हो गए हैं कि हमको साथ मुआवजा थोड़ा सा दिया जाए, जिसकी वजह से हमारे थोड़ी सी हालात सीधे हों और हमें नौकरी भी साथ दी जाए। ये मरीम नवाज साहिबा से तबील है हमारी। और भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुजाहिरीन हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाएं, आप बताइएगा कि आप भी ज़ाहिर है इसमें मुतासिर हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? किसी दुकानदार ने या किसी इंतज़ामिया के बंदे ने कोई रब्ता करने की कोशिश की है आपसे? किसी ने भी कोई रब्ता नहीं किया। दुकानदार से तो हम मांग नहीं रहे, हम तो CM पंजाब से मांग रहे हैं। दुकानदार ने तो हमें साफ कह दिया कि आपका कोई पैसा नहीं आया। हम तो CM पंजाब साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एहतजाज नहीं कर रहे, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए। हम लोग बहुत मुतासिर हो गए हैं। 15 तारीख से हम लोग फारिग बैठे हुए हैं, घरों में हैं। बेकरी का जो रोज़ का घर, किचन तो नहीं बंद होता, किचन तो चलना, घर वालों को यही पता हम लोग काम पे जा रहे हैं, उनको क्या पता हम बाहर क्या कर रहे हैं। अच्छा, आप बताएं, आप भी ज़ाहिर है मुतासिर हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि कितनी पर बंदे की दिहाड़ी है एक दिन की, और कितने इसमें मुलाजमीन जो हैं वो मुतासिर हुए हैं, और किसी ने कोई रब्ता करने की या कोई आपने रब्ता करने की कोशिश की या क्या, कुछ थोड़ा सा बताएं तफसील। देखिए, मालकों ने ना, जो मुलाजिम काम पे आ रहा हो ना, उसको दिहाड़ी देनी होती है। जो मैं हेल्पर सेलमैन हूँ, मेरी 1300 रुपया दिहाड़ी है। मैंने आना है तो मुझे दिहाड़ी मिलनी है। अगर मैं काम पे नहीं आया तो मुझे दिहाड़ी नहीं मिलनी। मुझे 3.5 माह से काम से निकाल दिया गया है। कह रहे जी काम नहीं है, फारिग हैं आप, तो आप वैसे दुकानें गिर रही हैं तो आप जा सकते हैं। 6 माह से मैंने घर का बिल नहीं दिया बिजली का, जो 2-3 माह के बाद काट जाते, मेरे पास मौजूद है। मैंने पिछले माह उसको सूद पे पैसे उतार के लेके उतारा है उसको, लेकिन फिर आ गया वो। बिल ने तो आना ही है, राशन घर में आना ही है,
वो कहाँ से हम देंगे। अच्छा, आप बताएं ब्रदर, क्या कहना चाहेंगे? आप ज़ाहिर है आप मुतासिर हैं, आपके साथ और भी आपके भाई दोस्त मुतासिर हुए हैं, तो मुतालबात क्या हैं, थोड़ा सा बताइएगा। मुतालबात हम सब के एक ही हैं, सब भाइयों की गुफ्तगू आपने सुनी है, ठीक है। मुतालबा सिर्फ एक ही है हम सब का, मेरा नहीं, हम सब का यही मुतालबा है मरीम नवाज साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से, यही मुतालबा है। अगर वो गरीबों का भला करते हैं, सबको नज़र आता है, तो हम भी उनको नज़र आएँ। अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे साथ भी जो है वो तामन करें, ठीक है। और पिछले दिनों में, ये कुछ दिन की बात है, ये 3-4 दिन पहले की बात है, मरीम नवाज साहब थी और मियां नवाज शरीफ साहब थे, जिनके प्लॉट्स निकले हैं गरीबों के, 3-3 मरले के, 2-2 मरले के उनको दिए हैं उन्होंने, ठीक है। और बाकायदा उन्होंने ख़ुद फ़ोन करके उनको जो है मुबारकबाद दी है कि आपका प्लॉट निकला है, आपको मुबारक हो ये। तो मैं चाहता हूँ अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं, हम सब मुतासरीन को देख रहे हैं, हमारा दर्द सुन रहे हैं, बातें सुन रहे हैं, तो हमें भी फ़ोन कॉल करके ये कहें बेटा आप सबका काम हो गया, आपको बेरोज़गार होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त दी हुई है, तो ये थोड़े से पैसे हैं, हम छोटे छोटे बच्चे हैं उनके सबके, तो ये थोड़े से पैसे हैं, इनसे उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक है। कुछ और भी बुज़ुर्ग शहरी हैं, आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मरियम नवाज से, वो हमारी, मैं उसका मामू भी लगता हूँ, मिस्री शाह का रहने वाला हूँ। मैं उसके नाना अबू के साथ डिस्पेंसिंग करता रहा, FSC मैंने की, उसका मामा आसफ हफीज़ के साथ क्लास फेलो रहे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, एक तजर्बे की बात है कि तमाम लोग मुलाजमीन सोशल सिक्योरिटी के तहत उनको 18-18 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये महीना मिलता है। अगर इन मुलाजमों को थोड़ी सी एक हेल्प कर दी जाए, इन्होंने अपनी जेब से तो करना नहीं है, टैक्स इकट्ठा होता है, मैं भी ऑफिसर रहा हूँ, मैं टैक्स में, लेकिन मैंने शुरू से ही मैं नवाज शरीफ साहब जब मिनिस्टर बने, मैं उस वक्त उनके साथ रहा हूँ, क्योंकि वो हम लोग भी अंदरून शहर के सदर रहे उनके। मुलाजमों को अपनी जेब से तो नहीं देना ना, ये जो दुकानदार टैक्स देते हैं उससे सोशल सिक्योरिटी को जो हिस्सा मिलता है, मैं भी सोशल सिक्योरिटी को हिस्सा देता रहा हूँ गवर्नमेंट का ऑफिसर होके, तो इनको 18-20 हज़ार 25 हज़ार 30 हज़ार महीने का सोशल सिक्योरिटी के मुलाजमों को जो फैसिलिटी मिलती है वो इनको दी जाए। ये मुलाजम है, पाकिस्तानी है यार। बहुत शुक्रिया जी, मेरे साथ मौजूद थे जो नीला गुंबद मार्केट में मिसमार होने वाले मुतासरीन हैं, जिनकी दुकानें मिसमार हुई, और उनमें उन दुकानों में काम करने वाले जो अफराद थे, मुलाजमीन थे, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि दुकानदारों को कंपलसेट तो कर दिया गया है, लेकिन जो उसमें काम करने वाले मुलाजमीन थे, जो दुकानदारों के ज़ेर साया काम करने वाले अफराद थे, उनको जो है वो अभी तक कोई जो है वो कंपलसेट नहीं किया गया, और ना ही उनको कोई मुतबादल रोज़गार जो है वो फ़राहम किया गया, ना ही दुकानदारों की जानिब से उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई, और ना ही इंतज़ामिया की जानिब से कोई उनके साथ रब्ता करने की कोशिश की गई। तो उनका मुतालबा यही है कि उनको जैसे दुकानदारों को कंपलसेट किया गया, उनको भी कंपलसेट किया जाए, और उनकी जो बेरोज़गार हुए हैं उनको कोई मुतबादल जो है वो रोज़गार फ़राहम किया जाए। जी वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, लेकिन हमने सोचा कि आजकल की जो मसरूफ़ ज़िंदगी है, इसमें अक्सर लोग जो तवील वर्जिश के लिए वक्त नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से सब हमारी सेहत के ऊपर बड़े मनफी असरात भी मुरतब हो रहे हैं। इसी सिलसिले में जी स्नैक्टिविटी एक नया तस्वुर है जो रवायती लंबी वर्जिश के सेशंस को आसान सब एक ऑल्टरनेट है, जो अफराद को दिन भर जो मुख्तसर मगर बार बार जो शदीद जिस्मानी सरगर्मी है करने की तरगीब देता है। तरीक़ाकार जी दिन भर छोटे छोटे 1 से 5 मिनट के जो सेशंस हैं उस पर मुश्तमिल होता है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना हो, छोटे स्टेप्स के साथ वॉक करना हो, टीवी के दौरान हल्की फुल्की वर्जिश करना हो। ये तरीक़ाकार समाओ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के ऊपर, आपका जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, जो हार्ट हेल्थ है उसको बेहतर बनाता है, बल्कि समाओ आप बहुत छोटी छोटी जो चेंजेस हैं और आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वर्जिश को समहाउ एक शामिल करना, मामूल बनाने में बड़ा मददगार साबित होता है। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो हम जदीद तर्ज़ वर्जिश जिसको डिस्कस कर रहे हैं, कैसे शामिल करें रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इस पे बात करेंगे। अमरीन शेख हमारे साथ मौजूद हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, उनको हम खुशामदीद करेंगे। थैंक यू वेरी मच अमरीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आई होप यू आर डूइंग वेल।
हमें ज़रा बताएं, ये जो फिज़िकल एक्टिविटी का एक आइडिया कॉन्सेप्ट है, आई बिलीव कि हम हमेशा से लॉन्ग ड्यूरेशन वाले वर्कआउट प्लान्स के ऊपर फोकस करते हैं, बट ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी समहाउ इम्पैक्ट डालती हैं क्या हमारी बॉडी के ऊपर? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड। और जी बिल्कुल डालते हैं। ऐसा ही है कि जो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन नहीं कर सकते या इस तरह से फर्दर अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, वो इतने बिजी होते हैं अपने हेक्टिक रूटीन में। तो ये एक्टिविटी जो है वो जाहिर है डेफिनेटली एक अच्छा इम्पैक्ट देती है आपकी डेली रूटीन में, आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फिटनेस के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप स्टेयर्स अप एंड डाउन कर लें, थोड़ी सी ब्रिस्क वॉक कर लें। जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा बैठने का काम है लाइक कंप्यूटर पे या ऑफिस वर्क है, तो आप थोड़ा थोड़ा उठ के टहलना शुरू कर दें, चलना फिरना शुरू कर दें। इससे क्या होता है, ज़्यादातर जो बैठने का काम करते हैं लोग, उनका जो पेट है, बेली फैट, वो बहुत जल्दी बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि कहते हैं, आप देखते भी होंगे मेजॉरिटी जो स्पेशली जेंट्स हैं उनका पेट लटका हुआ होता है, या फीमेल्स का भी यही इशू आता है कि पूरी बॉडी सही है लेकिन पेट निकल आया, इसका क्या करें। तो जाहिर है आप एक ही जगह एक बैठे बैठे जो काम करें तो मुस्तकिल उससे आपकी बॉडी खराब होना शुरू हो जाती है, तो बॉडी का शेप खराब होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि इसी तरह की छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करते रहें। आपके अगर ऑफिस में कोई स्टेयर्स वगैरह हैं तो उसको अप एंड डाउन, थोड़े से स्क्वाट्स लगा लिए। स्क्वाट्स बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी लोअर बॉडी के लिए। थोड़ी रन कर ली, अगर जगह है आपके पास कोई ऐसा स्पेस है आउटडोर, तो आप उसमें थोड़ी सी रन कर लें, थोड़ा सा टाइम निकाल के, ज़्यादा नहीं, 15-20 मिनट इनफ है। बिल्कुल ठीक है। तो अमीन, हमें ज़रा बताएं, ये जो ख़वातीन घर पर होती हैं नॉर्मली, वही बात है आपने जैसे अपनी बात के आगाज़ में भी कहा कि लॉन्ग वर्कआउट आवर्स हमारे पास नहीं होते हैं। आप कौन सी एक्टिविटी हैं अगर ख़वातीन घर पे हैं? मैं स्पेसिफ़िकली ख़वातीन का इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोस्टली यही लॉजिक होती है हमारे पास, जी हमारे पास टाइम नहीं है, घर के काम बहुत हैं, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, सो व्हाट दे कैन डू, राइट? उनके लिए भी यही है कि जैसे आप छोटी छोटी सी एक्सरसाइजेज हैं, लेग रेजेस हो गए, स्क्वाट्स हो गए। अच्छा, समटाइम्स फॉर्म्स का भी बड़ा मसला होता है कि उनके एंगल और फॉर्म गलत होते हैं, जिसकी वजह से इंजरी का इश्यू आता है, बैक पेन हो जाता है, समटाइम्स नी पेन हो जाता है। तो बेहतर है कि आप नॉर्मल वॉक कर लें। फीमेल्स के लिए कह रही हूँ, थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए डिनर के बाद या अर्ली मॉर्निंग, 15 to 20 मिनट से स्टार्ट करें, देन उसको फर्दर 30 to 40 मिनट्स लेके जाएं। खुद को देखेंगे कितना फर्क पड़ेगा बॉडी पे भी, नींद अच्छी आएगी। ये सारी चीज़ें हैं। अपनी डाइट का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें, हाई प्रोटीन इस्तेमाल करना शुरू करें। और यानी कि एक्टिविटी से मुराद ये है कि ख़वातीन समझती हैं कि हम घर के काम कर रहे हैं तो ये बहुत है, ये सारी हमारी एक्सरसाइजेस तो इसी में जाती है, बच्चों के पीछे भागने में और घर में ऊपर नीचे करने में। इतनी हम सफाई सुथराई करते हैं या झाड़ू पोछा करते हैं तो हमारी जो है वो एक्सरसाइज इसी में जाती है। ऐसा नहीं है, बॉडी ऑलरेडी हैबिचुअल है, उसके लिए उसका कोई असर नहीं हो रहा आपकी बॉडी पे, ठीक है। और ना ही आपका मसल माइंड कनेक्शन है उसमें। मसल माइंड कनेक्शन से मुराद ये है कि जब आप एक पर्टिकुलर टाइम निकाल रहे हो अपने लिए, लाइक 15 मिनट्स भी अगर अपने आप को दे रहे हो और ये सोच के कि मैं वॉक करने जा रही हूँ और मुझे अपनी फिटनेस के लिए करना है, तो उसका अलग ही एक इम्पैक्ट होगा बॉडी पे, एक अलग रिजल्ट होगा। बजाय से कि वो अफरा तफरी में जो आप भाग दौड़ कर रहे हो घर के अंदर बच्चों के पीछे, उसका कोई असर नहीं होने वाला आपकी जो सेहत पे या फिटनेस पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों का बहुत सारी जगहों के ऊपर, जैसे आपने बेली फैट की बात की है, कुछ लोगों के आर्म्स के ऊपर, कुछ की लेग्स के ऊपर बहुत स्टबर्न फैट्स होते हैं समहाउ, और वो फैट इतनी जल्दी जाता नहीं है, चाहे आप वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये क्यों होता है अमरीन, हमें थोड़ा सा इस पे बताएं। स्टबर्न फैट होता है, जाहिर है किसी के बेली पे होता है, किसी के आर्म्स पे होता है, या उसको फिर लॉन्ग टाइम देना पड़ता है, इंटेंसिटी समटाइम बढ़ानी पड़ती है, चला जाता है। ऐसा नहीं है, कुछ के जेनेटिकली भी होता है, लाइक पीछे से चलता चला आ रहा है, किसी की लोअर बॉडी ज्यादा है तो वो एक कहते हैं ना खानदानी है, विरासत में मिला है, इसको कम करना। बोन्स भी समटाइम चौड़ी होती हैं किसी किसी की, तो उसको जाहिर सी बात है ऐसा नहीं है कि नहीं जाता, चला जाता है स्टबर्न फैट। ऐसा कोई जिद्दी फैट हम, लेकिन टाइम लेता है, उसके लिए थोड़ा आपको सब्र रखना पड़ता है। लाइक आपने बढ़ाने में अगर उसको इतना टाइम दिया है 2 साल 3 साल, तो एटलीस्ट उसका हाफ से हाफ टाइम तो इतना बर्दाश्त रखें, इतना सब्र रखें। और एक कंसिस्टेंसी मैटर करता है। 1 महीने करके एक्सरसाइज सोचते हैं कि अभी कम हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। 1 महीने में तो बॉडी आपकी वर्किंग में आती है,
तो इस चीज़ पे फोकस किया करें कि कंसिस्टेंट रहें। अच्छा, अब अमरीन हमें ये बताएं कि ज़ाहिर है कंसिस्टेंट रहना, और बहुत सारे लोगों की अब हम सोशल मीडिया की वजह से भी देखते हैं वेट लॉस जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उसके लिए मुख्तलिफ लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, बट समटाइम्स बहुत अनहेल्दी किस्म की चीज़ें भी होती हैं जो लोग इनकरेज कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं कि जी आप ऐसे करेंगे, आप फ़लानी डाइट करें या फ़लाने तरीके से वर्कआउट करें तो आप शायद बहुत जल्दी आप 20 डेज़ में पतले हो सकते हैं। सो कितना मैक्सिमम टाइम होता है डिपेंडिंग ऑन द बॉडी स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, कि हर बंदे का जो ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन टाइम होता है वो इतना होता है बॉडी का मिनिमम? बिल्कुल मतलब ऐसा ही है। आपका जो अच्छा वाला एक हेल्दी वेट लॉस है ना इन अ मंथ, वो है 4 to 5 kg, ठीक है, हेल्दी वेट लॉस। इससे ज़्यादा आप रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी सप्लीमेंट के लिए थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। आपको इनर जैसे कि आपको कमज़ोर कर देगा, अंदर से वो वीक करता चला जाएगा, आपकी हेल्थ ख़राब होती जाएगी, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे शॉर्टकट्स के चक्करों में ना पड़ा करें। मैं खुद अपने क्लाइंट्स को कभी भी ये नहीं बोलती सब कुछ खाना पीना छोड़ दो। नॉर्मली आगे से ये जुमला सुनने में आता है कार्ब्स कम कर दो, हाई प्रोटीन डाइट लो, और मतलब कार्ब्स बिल्कुल खत्म कर दो। ऐसा नहीं होता। कार्ब्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी बॉडी में, आपको एनर्जी वही प्रोवाइड कर रहा है। आप चिड़चिड़े हो जाते हो अगर कार्ब्स छोड़ना शुरू कर देते हो, तो जाहिर बात है आपका पूरा दिन का काम ही सफर करना शुरू हो जाएगा अगर आप चिड़चिड़े रहोगे और बात बात पे गुस्सा आएगा। तो बेहतर है कि एक प्रॉपर मील में अगर क्लीन ईटिंग की तरफ आए, उसके बाद ऐसे ऐसे अपने डाइट को कंट्रोल करना शुरू करें कि मैं क्या चीज़ एक्सेस खा रही हूँ या क्या मेरे इसमें हेल्दी नहीं है। लाइक ऑयली फूड हो गया, जंक फूड हो गया, शुगर, सबसे पहले शुगर कट करना जरूरी है। शुगर नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन फ्रूट्स के थ्रू, फ्रूट्स नेचुरल फॉर्म और सोर्स है आपका शुगर बॉडी के लिए। तो इस तरह की चीजें, फैट्स भी नट्स के फॉर्म में लें, अच्छी हेल्दी ईटिंग करें। कोई ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ के अपने आप को बर्बाद करें। खाना पीना छोड़ के वाकई बर्बाद होने वाली बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते या करते नहीं है और फिर वो फाके करके समझते हैं कि हम पतले हो जाएंगे, तो दैट्स नॉट गोना हैपन इन द एंड। अमरीन, हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी आप कहना चाहें रिगार्डिंग फिटनेस, और आपने अपने इस जर्नी के अंदर जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं कि लोग गलतियाँ करते हैं वो नहीं करनी चाहिए? गलतियाँ ये देखें, सबसे बड़ी गलती जो है ना, मैं कहूँगी पेशेंस नहीं है। चाहे फीमेल क्या, मैं मेल्स को उतना ट्रेन करती नहीं, लेकिन वही देखने में आता है कि वो चाहते हैं कि आते साथ सबसे पहले जो है वो वेइंग स्केल पे चढ़ जाते हैं कि वेट कम हो बस जल्दी से। पहले वेट को इतना फोकस नहीं करो। अपनी बॉडी के जो मेजर इश्यूज हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मेडिकल इश्यूज हो, उस पर फोकस रखें कि उससे पहले निजात मिले। अपने आप को पहले दिमाग से, मतलब ये पार्ट जो है ना, इसको ट्रेन करें ताकि आप उस चीज़ को कहते हैं ना, एक एक्सेप्ट कर सकें, हाँ मेरी बॉडी में ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं, मुझे इसको दूर करना है। उसके बाद वर्किंग में आती है, एक आपने बॉडी को जंग लगाया ना, एक उसको थोड़ा सा बाहर लाने में टाइम लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ही उसमें वर्किंग होगी, आहिस्ता आहिस्ता ही असर आना शुरू होगा। इम्पेशेंस ना हो। और दूसरा ये कि अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि बाहर रहने वाले लोग अच्छी डाइट नहीं कर सकते। लाइक अब लोग ये कहते हैं कि हम तो ऑफिस वर्क करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो अपना घर से भी अच्छा फूड बना के लिए, एक सैंडविच बना के ले जाए, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। और आजकल बहुत सारे ऐसे खुल गए हैं जो आपको डाइट फूड भी प्रोवाइड कर देते हैं आपके ऑफिस में, आपकी कंपनीज में। तो ना अब बहाने करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हैं अपनी हेल्थ का ख्याल। और इसके अलावा अपनी अपनी फिटनेस का लाजमी ख्याल रखें, सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपकी फिटनेस आपके 10 साल पीछे लेके चल रही होती है। तो बेहतर है दवाइयों की तरफ जाएं, इससे बेहतर है कि थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें। अपने लिए टाइम निकालें। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अमरीन, आपने हमें ज्वाइन किया। अमरीन शेख हमारे साथ मौजूद थी जी। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।